प्रधानमंत्री ने आपातकाल की समाप्ति की घोषणा करते हुए कहा है कि बहुत जल्द देश में नए चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के बाद किया जाएगा। आपातकाल की समाप्ति के बारे में एक वरिष्ठ नेता अब आएगा मजा। बहुत दिनों तक पुलिस ने अपनी मनमानी कर ली, बहुत दिनों तक ईमानदारी का ढोल पीट लिया। अरे मुंगेरी, तेरी हुकूमत खत्म हो गई। मुंगेरी क्या हुआ डैडी, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे आपातकाल की समाप्ति हो गई, इमरजेंसी हैज बीन लिफ्टेड। मुंगेरी, तेरी हुकूमत खत्म हो गई। ससुर जी, ये खोखले कहते मत लगाइए। बेईमानी के फूंकों से सच्चाई का चिराग कभी बुझ नहीं सकता। ऐसे देशद्रोहियों के कहकों से सच्चाई की हुकूमत कभी खत्म नहीं हो सकती। आज के बाद इस घर की छत के नीचे तुम्हारा वही हाल होगा जो एक भौंकते हुए कुत्ते का होता है। गुस्ताखी माफ ससुर जी, फिलहाल तो आप भौंक रहे हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं ससुर जी, आप ये सोचिए कि कल मुझ जैसा कोई शरीफ और ईमानदार आदमी जिंदगी की किसी मोड़ पर आप जैसे ओछे और देशद्रोही लोगों से तंग आकर गुंडा और मवाली बन जाए, तो फिर आप जैसे लोगों का क्या होगा पता नहीं चलेगा आप लोगों का। हाँ। अब हमारी हुकूमत शुरू होगी। कह दो ईमानदारों से। बांध ले अपने बिस्तर, उनका वक्त खत्म हुआ, अब हमारा वक्त आया है। वक्त तो बदलता ही रहता है, वक्त के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बदलती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इमरजेंसी पीरियड के वक्त क्राइम रेट बहुत कम हो गया था, पुलिस के काम में रुकावटें भी बहुत कम थी, पॉलिटिशियन का दबाव तो बिल्कुल था ही नहीं। सर, वो सारे अपराधी जो आपातकाल में खामोश और डरे हुए थे अब फिर सक्रिय एक्टिव हो जाएंगे। नेताओं की सरपरस्ती में पुलिस को जगह जगह मजबूर करेंगे वो। लेट्स फेस द ट्रुथ ऑफिसर्स। हमारी व्यवस्था ही कुछ ऐसी है। हमारे डिपार्टमेंट के कुछ लोग मजबूर हो जाते हैं तो कुछ अपना ईमान भी बेच देते हैं, लेकिन जो ईमानदार और फर्शनास हैं वो लड़ते हैं हालात से। हमें भी लड़ना है ऑफिसर्स। अब बहुत से अपराधी जेल से बाहर आ जाएंगे जिन्हें इमरजेंसी के दौरान हमने जेल तक पहुंचाया था, और वो बाहर निकलते ही मुजरिमाना हरकतें शुरू कर देंगे। इस चैलेंज का ये हमारे डिपार्टमेंट का वायदा ही नहीं, कसम भी है कि अपराधियों को सजा जरूर दिलवाएगा। तुम्हारे फादर मिस्टर सिद्धू की मौत से पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा धक्का लगा है, और हां, तुम्हें अदालत में गवाही देने के फैसले पर अटल रहना पड़ेगा। वो लोग तुम्हें डराने धमकाने की कोशिश जरूर करेंगे। सर, दुनिया का कोई डर मुझे नहीं रोक सकता। अपने खानदान के कातिलों के चेहरे अदालत में जरूर बेनकाब करूंगी। मिशिका, उस रात तुम्हारे खानदान के लोगों को किस बेरहमी से कत्ल किया गया, वो सारा वाकया अदालत के सामने बयान करो। योर ऑनर, उस मनहूस रात को मेरे हाथों पर मेहंदी लग रही थी, लेकिन हत्यारों ने मेरे हाथों पर मेरे खानदान के खून का रंग चढ़ा दिया। जज साहब, दूसरे दिन मेरी टोली उठने वाली थी, लेकिन पापियों ने मेरे खानदान की अर्थियां उठा दी। योर ऑनर, घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छाई हुई थी। मेरी सहेलियां गीत गा रही थी कि अचानक गोलियों की आवाजों ने सबको हैरान कर दिया, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, 5 शैतान अपने हाथों में बंदूकें लिए मेरे घर में घुस आए, और देखते ही देखते मेरे डैडी, मम्मी
भाभी और अली अंकल के साथ 8 मेहमानों की लाशें जमीन पर बिछा दी। मैं अपने मासूम भतीजे सनी और सहेली रजिया के साथ जमीन पर पड़ी लाशों को देखती ही रही। जज साहब, सारा खानदान खून में नहा गया। ऑर्डर ऑर्डर। मिस शिखा, क्या उन हथियारों को पहचान सकती है? जी हाँ जज साहब, वो 5 हत्यारे अदालत में मेरे सामने बैठे हैं। वो रहे निक्का और राजू, वही है जज साहब, वही है मेरे खानदान के कातिल। मेरे खानदान के कातिल वही है। एनी क्रॉस एग्जामिनेशन मिस्टर मूलचंदानी? नो क्वेश्चंस मी लॉर्ड। प्रोसीड मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बस जो जो। योर ऑनर, अब मेरी दूसरी गवाह है मकतूल डॉक्टर अली की बेटी रजिया अली। मिस रजिया, उस रात आप मौके वारदात पर मौजूद थी। सारा वाकया आपने अपनी आंखों से देखा। हा? आपने जो कुछ देखा वो सब कुछ अदालत को हर भर बताइए। योर ऑनर, मैंने भी शिखा की तरह इन 5 कातिलों को गोलियां बरसाते हुए देखा, बेगुनाहों की लाशें बिछी हुई देखी। मेरे डैडी डॉक्टर अली भी उन्हीं बदकिस्मतों में शामिल थे। शिखा, सनी और मुझे यतीम बनाने वाले 5 आपके सामने बैठे हैं। इन्हें कभी माफ मत कीजिएगा जज साहब, इन्हें कभी माफ मत कीजिएगा। मिस्टर मूलचंदानी, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस योर ऑनर। योर ऑनर, मेरा आखिरी गवाह ये मासूम सनी है जिसने वो वहशतनाक मंजर अपनी आंखों से देखा है। सनी बेटा, जिन लोगों ने तुम्हारी मम्मी और पापा का कत्ल किया था वो लोग अदालत के कमरे में हैं इस वक्त? जी हाँ अंकल। कहाँ हैं? वो लोग जो सामने बैठे हैं, इन लोगों ने मेरी मम्मी, पापा, दादी और अली दादा के साथ मेरे दद्दू को भी मारा था। तुम्हारे दादू का कत्ल किसने किया था? वो जो कोट पहने बैठा है। मुझे भी एक गन दे दो अंकल, मैं इन सबको मार दूंगा। इन लोगों ने मेरे दद्दू को मारा है, इन लोगों ने मेरे दद्दू को मारा है अंकल, इन लोगों ने मेरे दद्दू को मारा है। मैं इन सबको मार दूंगा अंकल, मैं इन सबको मार दूंगा। मिस्टर मूलचंदानी? योर ऑनर, बच्चे को परेशान नहीं करना चाहता। बड़ा मासूम और प्यारा बच्चा है। जितना सीख कर आया था उतना ही बोल सका बेचारा। सर, अगर इंसानों की जिंदगी का फैसला करने वाला कानून खुद भी जिंदा है तो वो कानून एक मर्तबा अपने सीने पर हाथ रखकर अपने दिल से पूछे कि ये दरिंदे इस दुनिया में एक पल भी जिंदा रहने का हक रखते हैं? ये शरीफ इंसानों की जिंदगी को मुफलिस के घर के चिराग की तरफ बुझाने वाले, ये मां बहनों के सुहाग को उजाड़ने वाले, ये मासूम बच्चों के मुंह से उनकी मां का दूध छीनने वाले दरिंदे क्या इस धरती पर जिंदा रहने का हक रखते हैं? योर ऑनर, मैं सिर्फ अदालत से दरख्वास्त कर सकता हूं कि इनको ऐसी सजा दी जाए कि इंसानों को मौत देने वाला यमराज भी इनकी मौत को देखकर एक मर्तबा कांप जाए। मिस्टर मूलचंदानी, यूर विटनेस? जी योर ऑनर, वकील सरकार की इस नाटकीय और भावुक भाषण ने मेरी भी आंखें गीली कर दी। योर ऑनर, मुझे मेरे क्लाइंट्स की सफाई में कुछ कहना नहीं है। इसका मतलब है कि आप ये मानते हैं कि ये 5 कातिल हैं? नहीं योर ऑनर,
मैंने ये कहा कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बल्कि सच्चाई कि मेरे क्लाइंट्स बेकसूर हैं एक ऐसे गवाह की जबानी कहलवाना चाहता हूं जिस पर इस देश की जनता और इस देश की सरकार दोनों विश्वास करते हैं। क्या हुआ तुम्हारे इंसाफ दिलाने का वादा सागर? झूठ के नीचे दब गया तुम्हारा कानून। मेरे खानदान की चिताओं की राख उड़ गई हवा में। शिखा, ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हो चुका। जब तक ये अदालतें ऐसा रोज होगा। सच्चाई एक जवान पागल औरत की तरह है जो सड़कों पे बेसहारा घूमती फिरती है और जिसके जब मन में आता है उसका बलात्कार कर देता है। मगर अब सच्चाई का जिस्म बहुत कमजोर हो गया है, झूठ और मक्कारी के जरासीम ने उसे बीमार कर दिया है। बहुत बीमार हो गई है वो, बहुत कमजोर हो गई है, मर जाएगी लगता है एक दिन सच्चाई को। इस केस के बारे में बहुत पढ़ चुका हूं अखबार में। तो आप मेरा केस लड़ेंगे वकील साहब? मेरा पेशा यही है मैं शिखा। आपने तो सुना ही होगा कि मैं बहुत महंगा वकील हूं, क्योंकि मुझे केस हारने की आदत नहीं है। वकील साहब, जीत की कोई भी कीमत नहीं हो सकती और हार का जुर्माना कुछ भी हो, हार ही होता है। आपकी फीस कुछ भी हो, मैं अदा करने को तैयार हूं, लेकिन आपको एक गारंटी देनी होगी कि आप मेरे खानदान के हत्यारों को सजा जरूर दिलवाएंगे। गारंटी तो दुनिया का कोई भी वकील नहीं दे सकता। कभी कभी बड़े से बड़ा काबिल वकील भी जज की बेवकूफी की वजह से केस हार जाता है। मैं तो ईमानदारी और मेहनत से केस लड़ने का वादा जरूर कर सकता हूँ। थैंक यू वकील साहब। वादों पर यकीन करके मैं और भटकना नहीं चाहती, मुझे गारंटी चाहिए। अरे बीबी ने वकीलों के चक्कर छोड़ो। वो पैसा खाएंगे और केस हारने के बाद सॉरी कहकर या फिर कंधे उचकाकर चले जाएंगे। हाँ, अगर काम की गारंटी चाहिए तो हम दे सकते हैं, केवल मायाराम। अब आपने वचन दे ही दिया है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वरना मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये सरकार कैसे चलेगी। दयाराम जी, सरकार चलाने की चिंता सरकार पर छोड़ दीजिए। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मुझे न्याय किस तरह दिलवाएंगे। अरे उस पापी झूठे मक्कार रास बिहारी का बयान बदलवाकर। अब तुम ये बताओ, क्या ऐसे लोगों के रहते ये सरकार? दयाराम जी, क्या आपके कहने से वो अपना बयान बदल देंगे? बयान? अरे तुम बयान बदलवाने की बात कर रही हो? अरे हमारे पास तो ऐसी शक्ति है कि हम ये सरकार बदल डाले। बोला बिल्कुल मायाराम जी। अबे जनता जनार्दन हमारे साथ है। और फिर हमारे पास तो दूसरा हथियार भी है। तुम्हारी बिरादरी का है, तुम लोग जनता को आश्वासन का आईना दिखाकर खुश रखते हो। अब तुम्हारी बारी आई तो परेशान होने लगे। तुम नहीं समझे निक्का, वो अदालत में मेरा बयान बदलने की मांग कर रहा है। शाम के सारे अखबारों में उसके फोटो के साथ मेरी काली तस्वीर भी छपेगी और हाई कमांड कोई भी स्कैंडल बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालात तुम्हें मालूम है, कुछ करो भाई, कुछ करो, वरना मैं तो गया। ठीक है, एक बार और सही, तुम्हारे रास्ते का कांटा हटवा देता हूँ। वो बेचारी मासूम लड़की को न्याय से वंचित कर दिया, वो भी झूठा बयान देकर। अब आप ही बताइए, वरना ये सरकार कैसे चलेगी? लो आ गए ये सरकार के ठेकेदारों, भ्रष्टाचारों। अब आप लोग ऐसा कीजिए, जरा थोड़ी देर के लिए इधर-उधर हो जाइए। अब वो क्या कि जनता के सामने सौदेबाजी करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी इनकी। और ये क्या सोचते हैं कि दयाराम को खरीद लेंगे? अरे मैं देखता हूँ कैसे चलेगी ये सरकार। आओ फसादियों, नमस्कार। तो आपको भी पता चल ही गया कि मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तुम चूहे की औलाद क्या लड़ाई लड़ोगे? अपनी दुकान उठाओ, बाजार बंद होने का टाइम हो गया है। देखिए जरा सभ्य ढंग से बात कीजिए, अन्यथा। समझ में नहीं आया? उठा के फेंकना पड़ेगा क्या? चल बट यहाँ से, बाद में देखना नहीं इधर। अरे कोई देखने वाला नहीं है? अरे इस अन्याय को कोई रोकने वाला है कि नहीं? अरे ये सरकार कैसे चलेगी? अरे सरकार चले के नहीं चले, लेकिन तू अभी यहाँ से नहीं चला तो अपने पैरों पर फिर नहीं चल सके। सुन ले ध्यान से। नहीं चंदू,
देखो दयाराम, रास बिहारी हमारा आदमी है, हमारी बात तुम्हें माननी तो है ही, लेकिन तरीके दो हैं। एक हिंसा का जो ये कह रहा है, और एक प्रेम और अहिंसा का जो मैं कह रहा हूं। फैसला तुम्हारे हाथ में है। जी फैसला कैसा है? जिसने प्रेम और अहिंसा को भुला दिया, समझो हमारे बापू को भुला दिया, और बापू को भुलाकर ये सरकार तो क्या देश भी नहीं चल सकता। काफी समझदार हो। लेकिन सरकार, किंतु मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं विपक्ष में रहा हूँ, 3 बार चुनाव हार चुका हूँ। मेरे घर की हालत भी जरा। घर की हालत भी ठीक हो जाएगी। चुनाव भी नहीं हारोगे, क्योंकि हमने फैसला किया इस बार टिकट तुम्हें दी जाएगी। बस अब आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वरना मेरी आंखें भीग जाएंगी। आपके प्रेम ने तो जैसे मुझे खरीद लिया है। कहिए क्या करना होगा? ये अनशन वंशन? अजी नहीं, कैसा अनशन? अजी रास बिहारी हमारे भाई हैं, और भाई के विरुद्ध अगर भाई खड़ा हो गया तो ये सरकार कैसे चलेगी? अरे लाओ, अरे जल लाओ, हम ये व्रत तोड़ते हैं। हमारे होते हुए जल नहीं। सरकार, मुझे लगता है कि ये सरकार जरूर चलेगी। अरे भाई दयाराम जी, आपने तो हमें डरा ही दिया था। अब ईमानदारी की बात तो यह है रास बिहारी जी कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप डर जाएंगे। अब अगर आप जैसे डर गए तो फिर ये सरकार कैसे चलेगी? चोर चोर की आड़ से डर गया। चलो भाई जल्दी करो, देर हो रही है। सुनिए, कहिए। आप ये शामियाना क्यों उखाड़ रहे हैं? क्योंकि हमने लगाया था। लेकिन यहाँ पर तो दयाराम जी अनशन पर बैठे हुए थे। अरे बैठे तो थे, लेकिन उठ गए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो इस तरह अनशन तोड़कर कैसे जा सकते हैं? हमें मालूम नहीं, महीने में 10 बार तो ऐसा ही होता है। हमारे पास शामियाना लगाने का ठेका है। अभी नेताजी कहाँ होंगे? अरे अपने घर में पार्टी चल रही है। दयाराम जी, ये निक्का एंड कंपनी बड़े काम की चीज है। आपकी सारी जरूरतें पूरी करते हैं, बस कभी कभार इन्हें बचाना पड़ता है। वैसे सौदा महंगा नहीं है। अरे मैं तो उस बेवकूफ लड़की शिखा का एहसानमंद हूँ, जिसकी बदौलत इन महानुभावों से मुलाकात हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। अरे असली सरकार चलाने वाले तो यही लोग हैं, वरना सरकार कैसे चलती? ए दयाराम, एहसान फरामोश, अपनी माँ के दूध का भी एहसान भुला देते हैं। तमीज से बात कर लड़की। मैं तुझसे बात करने नहीं, ये बताने आई हूँ कि तू भी एक नामर्द निकला। दौलत वालों की हड्डी पर झपटने वाला एक कुत्ता, देश के दुर्भाग्य का एक और जिम्मेदार। छोकरी, जाने के बोल रही है, ये समझ ले यहाँ से जिंदा ना जाएगी। नहीं चंदू भाई नहीं, ऐसे हुस्न को खत्म करना तो गुनाह है। ये तो जन्नत की सैर कराने वाली हूर है, हूर। देख। रुक जाओ गुलू, इस लड़की को कोई याद नहीं लगाएगा। इस बेचारी को तो किस्मत ने ही बहुत मारा है। देखो शिखा, हमसे दुश्मनी करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तुमने तुम्हारे बाप को देखा, उसके पास वर्दी थी, हथियार थे, कानून की ताकत थी, फिर भी वो बेचारा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, सिवाय इस कांधे पे खाली सर के। यही वो गवाह है जिसने आखिरी बार शिखा को रासबिहारी के घर जाते देखा। उसके बाद शिखा कहाँ गई किसी को नहीं मालूम। मुझे यकीन है कि तुम्हारा यकीन सबूत तो नहीं हो सकता जिसके बुनियाद पे मैं उन लोगों को गिरफ्तार करूं। क्या इस आदमी की गवाही को बुनियाद बनाकर आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते? जरूर एक्शन ले सकता हूं, मगर इसका अंजाम वही होगा जो इससे पहले हो चुका है। फिर कोई बड़ा आदमी इस मामूली आदमी के खिलाफ झूठा बयान देके इसे झुठला देगा और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे जहां से चले थे। मैं जानती हूँ, कानून का कफन सबूत की सुई और गवाही के धागे के बगैर सिल नहीं सकता, और यही वो रुकावटें हैं जिनकी वजह से मजलूमों को इंसाफ नहीं मिल सकता। चलो दीदी, ये गूंगे फेरे लोग न किसी की सुनते हैं न किसी के सवालों का जवाब देते हैं।